से इलीगल तरीके से इंडिया आई सीमा हैदर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गदर है। इनपुट मिला कि सीमा की जान को खतरा है, उसके बाद सीमा को किसी सेफ हाउस में शिफ्ट किया है। सीमा की स्क्रिप्ट में इतने पेंच की चार जांच एजेंसीज को कहानी वेरीफाई करनी पड़ रही है। आईबी से लेकर रॉ, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एटीएस की टीम सीमा की हिस्ट्री और मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच नवभारत की टीम उस घर पहुंची जिसे बेचकर सीमा भारत के अंदर घुसी थी। नवभारत के कैमरे पर क्या रिकॉर्ड हुआ, सीमा के पड़ोसियों ने क्या कहा, दिखाते हैं हर पहलू आपको। सीमा का वो घर जिसे सीमा ने अब तक छिपा कर रखा था। सीमा कभी नहीं चाहती थी उसके इस घर तक कोई पहुंचे, उसका ये घर कभी कैमरे पर नजर आए। लेकिन नवभारत ने सीमा के उस पाकिस्तानी घर को ढूंढ निकाला जिस घर को बेचकर सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई। सीमा का वो पाकिस्तानी घर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये बिटाइयाबाद का इलाका है और धनी बख्श गोट इसको कहते हैं, कराची का इलाका है, आमदनी इलाकों में ये शुमार होता है। और ये वो घर है, इलाका मकीनी की तरफ से बताया गया है कि ये घर था जो गुलाम हैदर ने सीमा को लेकर दिया था। सीमा को जो घर लेके दिया गया था और सीमा ने 3 साल इसको रखा अपने पास और उसके बाद बताया गया है कि भारत जाने से पहले यही घर सीमा ने फरोख्त किया और उसके बाद फिर यहाँ से भारत चली गई। ये घर में अभी भी ताले लगे हुए हैं। जो लोग आए हैं जिनने ये खरीदा है उनका ये कहना है कि वो माजी में सीमा क्या करती रही, किस तरह थी, उसके बारे में उनको नहीं पता। लेकिन यहाँ इलाके मकीनों ने कंफर्म किया है कि ये वो घर है जो हैदर ने सीमा को लेके दिया था और ये 12 लाख रुपए पाकिस्तान के 12 लाख रुपए में फरोख्त किया और उसके बाद फिर यहाँ से बच्चों के साथ जो है वो सीमा भारत चली गई। अब इस घर में ताले लगे हुए हैं। घर छोटा सा है, यानी कि 1 कमरे का घर, जैसे हैदर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बताते रहे, छोटा सा घर है। लेकिन ये है कि चूंकि जिस तरह की सूरत हाल रहन सहन है उस हिसाब से 12 लाख का ये घर एक अच्छी अमाउंट का एक घर है, यानी कि रहन सहन के लिए, एक छोटे से खानदान के लिए, एक फैमिली के लिए, सिंगल फैमिली के लिए ये घर जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये वो घर है जिसके बारे में बताया गया है कि इस घर को फरोख्त करके जो है वो सीमा भारत चली गई है। और जब हमने सीमा हैदर को लेकर उसके पड़ोसियों से बात की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमें अपनी पड़ताल में सीमा के भाई का दोस्त भी मिला जिसने दावा किया कि सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। चूंकि आप सीमा के भाई जो इरफान है उनके आप दोस्त हैं, उनके घर आना जाना था बचपन से, कितने अरसे से दोस्ती थी? आसिफ से तो तकरीबन 10 साल पुरानी दोस्ती है, क्योंकि वो पहले वहाँ पर सामने दूसरा घर वहीं पर रहते थे वो। अच्छा जी। और उन्होंने हाल ही में 2022 में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। अच्छा। और अभी 2-3 महीने पहले वो भी मेरे घर के पास ही वो खड़े थे, छुट्टी पे आए थे तो मुझसे मिले थे और मुझे पता चला कि उनके अब्बू की भी डेथ हो गई थी। मैंने उनसे वो ताज़ियत भी की थी। ठीक है। तो वहाँ जब आना जाना था तो उस वक्त सीमा का रहन सहन कैसा था? जब नॉर्मल जैसे बंदे का होता है वैसे रहन सहन था, बाकी मैंने ऐसी कोई अलग से चीज नोट नहीं की। तो आपको लगता था कि वो आजाद माइंड, आजाद ख्याल है, वो चाहती है? हाँ, ये मैंने देखा था, बिल्कुल खुल के रहना चाहती है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से आजाद घूमती थी, फिरती थी, कोई इसको रोक टोक करने कोई नहीं था। वो अपनी मर्जी से घूमती फिरती थी, आना जाना रहता था। मैं उनको देखता था यहीं पे, जहाँ से यहाँ पे रहती थी यहीं से भी घूमती रहती थी वो आराम से, तो कोई रोक टोक नहीं। हमारी टीम ने कराची के मोहल्ले में सीमा की सच्चाई को लेकर पड़ताल की। हमारे संवाददाता ने सीमा के पड़ोसियों से बात की, सीमा की सच्चाई और उसकी आदतों को लेकर बात की। सब ने अपने अपने हिसाब से कैमरे पर सीमा को लेकर जवाब दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि सीमा के बारे में आपको स्टोरी मालूम होगी। सीमा को कैसे आप जानते हैं? अब जिस मकान में पहले सीमा रहती थी उस मकान में आप आए हैं किराए पर रहने के लिए। तो सीमा का सामान यहाँ से चला गया? हम जब आए तो सामान थोड़ा पड़ा हुआ था, फिर वो कोई लड़का आया था, वो सामान ले गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वजीर अली। अब इसी मकान में आप किराए पर रहते हैं? जी, इस मकान में रहते हैं। तो सीमा के बारे में क्या जानते हैं? वो सीमा के पहले तो हमारा अगली गली में घर था, तो हम इसको यहाँ देखते थे, तो दुकान पे कभी सामान लेने आती थी, तो ये हमारा दोस्त इतना ही उसको जानते थे। तो जब चली गई तो पता चला कि सीमा चली गई यहाँ से, फिर अभी ये ज्यादा पता चला हमें। तो लोग उसको इस तरह करार दे रहे हैं कि वो किसी मुल्क की एजेंट थी, यानी कि भारत वाले पाकिस्तान का एजेंट और पाकिस्तान वाले भारत का एजेंट करार दे रहे हैं। तो सीमा की जाती जिंदगी के बारे में क्या जानते हैं कि वो क्या थी? यार हमें तो अभी तो पता नहीं चला ना कि एजेंट थी क्या थी, लेकिन यहाँ पे जो उसका रहना देना था, तो आती जाती थी, इधर उधर घूमती फिरती थी, हम इसको देखते रहते थे। लेकिन अंदर का पता नहीं कि वो एजेंट यहाँ क्या है, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, वो जाहिर बात है अल्लाह को पता है, उसको पता है। सीमा ने इंडिया आने के लिए जो घर पाकिस्तान में बेचा, वो घर उसके पति हैदर ने उसे 3 साल पहले खरीद कर दिया था। लेकिन सीमा जिस घर में रहती थी वो किराए का घर था।
इसी घर के सामने उसकी बहन रहा करती थी। सीमा हैदर का दावा है कि इंडिया आने से पहले वो और सचिन नेपाल में मिले थे। सीमा का दावा है कि दोनों 10 मार्च को पहली बार नेपाल में मिले। 10 मार्च को रात करीब 9 से 10 बजे तक दोनों की मुलाकात थी। मुलाकात के 3 दिन बाद दोनों ने शादी की। 13 मार्च को सीमा और सचिन की शादी हुई। सीमा ने जब नवभारत से बातचीत की थी तो उसने बताया था कि उसके पास नेपाल में सचिन के साथ बिताए पलों की बहुत सारी यादें हैं। हमने इस दावे की पड़ताल के लिए सीमा के वीडियोस और रील्स को खंगाला। हमारी पड़ताल में हमें कुछ ऐसा मिला जो इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि सीमा और सचिन नेपाल में मिले थे। इस वीडियो में सचिन और सीमा साथ साथ हैं। वीडियो किसी गेस्ट हाउस का है। अब जरा इस रील पर सीमा ने जो टेक्स्ट लगाया उसे भी ध्यान से देखिए। सीमा ने अपनी वीडियो पर लिखा है, कुछ दिन में जिंदगी जी ली, 3 साल की दुआओं का सिला है, मेरी जान मेरे साथ है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन के नेपाल में मुलाकात के कई वीडियोस मिल जाएंगे। सचिन से दोबारा जल्द मिलने का वादा करके सीमा पाकिस्तान लौट आई। सीमा ने वादा किया था कि वो जल्द बच्चों को लेकर इंडिया आएगी। हमारी पड़ताल में एक बात और पता चली, वो ये कि सीमा सचिन को उसके नाम से नहीं बुलाती। आजाद ख्याल होने के बावजूद सीमा सचिन को मीणा जी कहकर बुलाती है और अक्सर अपने वीडियो में वो सचिन के लिए मीणा का टेक्स्ट फीड करती है। सचिन से मिलने और शादी करने के लिए सीमा ने करीब 4410 किलोमीटर का सफर तय किया। सबसे पहले वो कराची से शारजाह गई। कराची से शारजाह की दूरी करीब 1170 किलोमीटर है। इसके बाद सीमा शारजाह से काठमांडू गई। शारजाह से काठमांडू की दूरी करीब 2970 किलोमीटर है। सचिन भी अपने दोस्तों से झूठ बोलकर नेपाल गया था। सीमा जब पहली बार सचिन से मिलने के लिए नेपाल आई थी तो उसने अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ा था। उसने अपने मकान मालिक से कहा था कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन के विवाद को सुलझाने जा रही है। बहन से कहा था कि उसे गांव में कुछ जरूरी काम है। सीमा और सचिन ने करीब 7 दिन नेपाल में बिताए और इसके बाद सीमा फिर पाकिस्तान लौट गई। वहां जाकर सीमा ने इंडिया आने का पूरा प्लान बनाया। हैदर के घर को बेचा और फिर दोबारा वो पाकिस्तान से बच्चों को साथ लेकर इंडिया के लिए रवाना हुई। जांच एजेंसियां कुछ इसी तरीके से सीमा के हर दावे को वीडियो की टाइमलाइन से मैच कर रही हैं, उसके हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। क्योंकि सीमा जैसी एक आम लड़की ने कैसे इंडिया आने का पूरा प्लान बनाया, कैसे वो पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल और नेपाल से कैसे इंडिया आई, इस पूरी टाइमलाइन को चेक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। विपक्ष के महागठबंधन का नाम बदले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि एक बार फिर उसमें फूट पड़ती नजर आ रही। लालू यादव, नीतीश की नाराजगी की खबरें सियासी गलियारों में छाई हुई। सवाल यह है कि पटना में सभी विपक्षी दलों को एक साथ करके, इकट्ठा करके आइडिया ऑफ इंडिया तक पहुंचाने वाले नीतीश को क्या वाकई दरकिनार कर दिया जा रहा है? मोदी के खिलाफ रण में क्या विपक्ष वाकई कंफ्यूजन की स्टेट में है? ये जरा रिपोर्ट आपकी। सियासत में 2 और 2 4 नहीं होते, 5 भी हो सकते हैं और ये दोनों तस्वीरें इसी बात को बयान कर रही हैं। साथ में 2024 में विपक्ष की रणनीति का संकेत भी दे रहे हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु की और दूसरी पटना की, जहां विपक्ष ने एकजुट होने का दम भरा। पटना को 23 जून को हुई बैठक में ममता लालू और शरद पवार के साथ बैठी थी, तो 18 जुलाई को राहुल और सोनिया गांधी के बीच में बैठी नजर आई। सवाल ये, क्या कांग्रेस ने ममता को सेट कर लिया? क्या पटना से बेंगलुरु तक आते आते नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया? ये सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष की मीटिंग के बाद नीतीश लालू और तेजस्वी के साथ बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए वहां से निकल गए। यानी जिसने आइडिया ऑफ इंडिया की मुहिम शुरू की वही निकल लिया, जिसके बाद नीतीश की नाराजगी की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी एकता में दरार पड़ गई। अश्विनी चौबे का एक ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने लिखा, बिहार के महाठग बंधन के बड़े बड़े बेंगलुरु से पहले ही निकल गए, दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा पहले ही नाराज हो गए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी कुछ नहीं हुआ, तो यानी कहावत है कि 9 दिन में चले 2.5 कोस। तो 2 मीटिंग के बाद लब्बो लबाब यही है कि एक नाम तय हो गया, तो क्या नाम बदलने से लोग भरोसा कर लेंगे क्या? अगर नकली माल जिस दुकान में बिक रहा है वो बोर्ड अगर उतार कर दूसरा बोर्ड लगा दे तो लोग क्या वहाँ जाना शुरू कर देंगे क्या? अरे उस बोर्ड के पीछे तो वही लोग हैं ना।
वो केजरीवाल हों, लालू यादव हों, अखिलेश यादव, वही लोग तो हैं। तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार नाराज थे, नाराज हैं। नीतीश की नाराजगी की अटकलों को तब और मजबूती मिली जब नीतीश मंगलवार शाम 7 बजे पटना तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बात बढ़ी तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सामने आए और कहा कि सूत्रधार नाराज नहीं होता। नीतीश भी पूरे 16 घंटे बाद सामने आए और विपक्षी एकता की दरार पर पैच लगाने की कोशिश की। बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप नाराज हो। लीजिए, यही सब बात है, फालतू चीजें बोला। अरे हमारा तो मन राजगीर का कर रहा था, वहाँ काम कर लिए, हमको लग रहा था यहाँ का बातें नहीं समझते, क्या करिएगा। उसको छोड़ने दीजिए, बीजेपी उसके कभी चक्कर में लगिएगा। वहाँ तक मीटिंग वोटिंग करके जो बात हो गया, वो कोई जरूरी है कि वहाँ पर बैठ करके कुछ, और तो प्रेस को जो बताना था हमको तो तुरंत लौट करके आना था, तो लौट करके आ गए, कोई खास बात नहीं। बहुत अच्छा हो गया है। इंडिया नाम पर आपको आपत्ति है? इंडिया नाम पर आपत्ति आपको है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं। अब उनको क्या पता है, वहाँ गए हैं वो कहाँ गए? हम तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग कुछ कुछ बोलता है, आप पता नहीं कौन कोई मोबाइल पर चला देता है। नीतीश ने सफाई दी और कहा कि उन्हें मलमास मेले की चिंता थी, लिहाजा वो बैठक के तुरंत बाद वापस लौट गए। लेकिन सवाल ये कि जिस विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश पिछले 1 साल से दिन रात एक कर रहे थे, क्या उस अहम मौके पर इस तरह बिना कुछ कहे सुने आना ठीक था? यही वजह है बीजेपी कह रही है बेंगलुरु में नीतीश को बुलाकर उन्हें बेइज्जत किया गया। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। जैसे इंडिया ने यूपी को इतिहास बना दिया, वैसे ही नीतीश को साइडलाइन कर दिया गया। असल में इस मीटिंग में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित था। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन का नामकरण कर दिया। राहुल ने अचानक गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव दिया और ममता बनर्जी ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। बताया जा रहा है कि अचानक आए इस प्रस्ताव की खबर नीतीश कुमार को नहीं थी। नीतीश कुमार ने खुले तौर पर अंग्रेजी नाम पर आपत्ति जाहिर की, जिसे कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अनसुना कर दिया। इस बैठक में ममता और कांग्रेस के बीच की दूरियां मिटती दिखी। ममता ने राहुल को पहली बार सबका फेवरेट बताया। अरविंद जी, सीताराम जी, राजा, हेमंत, मान, सीतारामैया जी, रमेश जी, डीके, और फेवरेट राहुल गांधी, और फेवरेट राहुल गांधी। ममता के इस फेवरेट वाले बयान के मायने काफी अहम, क्योंकि ये वही ममता हैं जो अक्सर राहुल पर निशाना साधती रही हैं। अभी 4 महीने पहले ममता ने राहुल को मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी बताया। पार्लियामेंट बीजेपी को जो दिखता है, क्या ना तो राहुल गांधी मेरा मतलब ये नेता ना तो राहुल गांधी मुक्त थाकले मोदी जी के फॉलो पर और वो राहुल गांधी হচ্ছে মোদি সবচেয়ে বড় আর কিছু বললাম না বুঝে সবচেয়ে বড় টিআরপি সবাই বলে আমরা কখন দেখেছি যে বাইরে কি বলেছে। इसके अलावा भी ममता राहुल पर जब मौका मिला तब निशाना साधती रही, मगर अब राहुल पर ममता के बदलते सुर बदलती हुई सियासत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जहां तक सवाल नीतीश कुमार का है, तो आज विपक्ष अपने मतभेदों को बुलाकर एक मंच पर आया, उसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई उसमें सोनिया गांधी और खड़गे सब कुछ कंट्रोल करते नजर आए। पटना से लेकर बेंगलुरु तक नीतीश के लिए क्या कुछ बदला, अब जरा इन 2 तस्वीरों से समझिए। पटना में नीतीश मुख्य भूमिका में थे, सीटिंग अरेंजमेंट उसी हिसाब से था, लेकिन बेंगलुरु में सोनिया और खड़गे लीड रोल में नजर आए और नीतीश किनारे। एक तरह से कांग्रेस ने विपक्षी नेतृत्व की अगुवाई से नीतीश कुमार को खसका दिया। अब मुंबई में होने वाली विपक्षी अगली बैठक में नीतीश कुमार के मुहिम और उनके राजनीतिक कद का लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि अगली बैठक में विपक्षी गठबंधन के संयोजक का नाम तय होगा। कांग्रेस ने पीएम पद की दावेदारी त्यागने की घोषणा कर इस पद पर नजरें गड़ा दी। चर्चा है कि संयोजक पद के लिए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दावेदारी कर सकते हैं। सोनिया तो 20 साल तक यूपीए की कन्वीनर रह चुकी हैं। कहीं यही नीतीश की नाराजगी की वजह तो नहीं, कहीं उनकी हालत भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर वाली तो नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।